हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पेपर 2 के डिस्कशन के पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट्स ऑफ द यूनियन टेरेटरीज। तो फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरीज़ के हाई कोर्ट के बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 239 ए। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आपका जो ये 239 ए है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1991 में 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो था एक 239 ए यानी 239 ए एंड 239 ए बी, जिसके तहत फ्रेंड्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड इट्स लेजिस्लेचर जो 239 ए है उसके तहत इस्टेब्लिश किया गया यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड इट्स लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन हुआ फ्रेंड्स 239 ए के तहत हुआ, और जो 239 ए बी है उसके तहत हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, और तो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और जहाँ तक बात रही दिल्ली हाई कोर्ट का, तो फ्रेंड्स जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है वो इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 के तहत। ओके फ्रेंड्स, ओके क्लियर। तो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा स्टेटमेंट है, इस्टेब्लिशिंग अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जो आर्टिकल 241 है हमारे संविधान का, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश हाई कोर्ट फॉर एनी यूनियन टेरिटरीज। ओके फ्रेंड्स, तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा डी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मे लीड टू द रिजाइनेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिजाइनेशन के लिए कौन कौन से आपको सिचुएशन दिए गए हैं। नीचे 3 सिचुएशन दिए गए हैं, कौन कौन से वैलिड सिचुएशंस हैं फ्रेंड्स वो पूछा है। तो पहला है द पासेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रेंड्स। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, that will lead to the resignation of the council of ministers, hence statement 1 is the correct. And next statement है friends, motion of thanks is not passed by the house in the lok sabha। तो friends ये भी सही स्टेटमेंट है कि motion of thanks अगर पास नहीं हो पाता है तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है फ्रेंड्स। और तीसरा है, मनी बिल गेट्स डिफीटेड इन द लोकसभा। मनी बिट्स फ्रेंड्स, मनी बिल का डिफीट होना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बाध्य करता है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए। और जो मोशन ऑफ थैंक्स है फ्रेंड्स, वो जैसे जनरल इलेक्शन हो जाता है, हर एक जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है जिसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं उसी को मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस दैट विल लीड टू द रिजाइनेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेंड्स। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए, तो आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है, ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। वो किसी भी सर्विस में नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, या दूसरा क्वालिफिकेशन कह लीजिए, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 5 years। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज उनको एडवोकेट या प्लीडर जो है 7 years के लिए होना पड़ता है, नॉट फॉर 5 years। तो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। उसके जो तीसरा स्टेटमेंट है, ही शुड बी
रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट जिसको रिकमेंड करता है वही डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। तो आपका दूसरा हो गया इनकरेक्ट और 1 और 3 करेक्ट हो गया। आपसे पूछा भी गया था करेक्ट आंसर, तो आंसर बन जाएगा आपका 1 और 3 जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राम न्यायालय। तो फ्रेंड्स ग्राम न्यायालय के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फ्रेंड्स तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन सेट अप थ्रू लॉज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज इट हैज़ बीन सेट अप थ्रू ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। फ्रेंड्स ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008, उसके तहत ग्राम न्यायालय का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्याय अधिकारी इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो न्याय अधिकारी होता है ग्राम न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और जो तीसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स द ग्राम न्यायालय शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर बन जाएगा 2 और 3, क्योंकि 1 जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं, ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया 2 और 3, ऑप्शन बी। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनीता रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अनीता का फुल फॉर्म जान लीजिए। अनीता का फुल फॉर्म है एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। तो फ्रेंड्स ये जो एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना है दिस इज़ द नासाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर न्यूट्रिनो। फ्रेंड्स ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जो हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करता है। तो अब देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अ रेडियो टेलीस्कोप यूज टू डिटेक्ट अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज। तो पहले ही आंसर बन गया आपका फ्रेंड्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये नासा का प्रोजेक्ट है। ये जो टेलीस्कोप है ये नासा द्वारा निर्धारित किया गया है और ये नासा का पहला न्यूट्रिनो के लिए नासा का पहला ऑब्जर्वेटरी है फ्रेंड्स। और फुल फॉर्म इसका हो गया एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विथ रेफरेंस टू भारत मार्केट। तो फ्रेंड्स भारत मार्केट के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फ्रेंड्स एक एक करके स्क्रूटनाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर ऑल रिटेल ट्रेडर्स। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो भारत मार्केट है दैट इज़ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर ऑल रिटेल ट्रेडर्स। फ्रेंड्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है 95% रिटेल ट्रेडर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाना। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड सर्विसेज इन द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग डिलीवरीज एट होम। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये किसी भी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव नहीं है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड मिनिस्ट्री हैज़ गिवन द सपोर्ट ओनली। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके सपोर्ट से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है आपको ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है भारत मार्केट का, जिसका एम क्या है फ्रेंड्स 95% रिटेल ट्रेडर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाना। ओके फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 36 था 37। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। इसको सोफो रिपोर्ट भी बोलते हैं हम लोग, SOFO, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल
रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है फ्रेंड्स? तो आपको मैं बता दूँ, ये जो सोफो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी UNEP एंड FAO के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर बन गया ए ऑप्शन, UNEP एंड FAO। और ये हर 2 साल पे एक बार रिलीज किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्लेस्ड एनी लिमिटेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोगों ने देखा था पहले वीडियो में, जो पेपर 2 का पहला वीडियो है, उसमें हम लोगों ने देखा था स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए भी और ना ही यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों के लिए जो है वो कोई स्ट्रेंथ यानी साइज जो है निर्धारित नहीं किया गया था फ्रेंड्स। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक प्रोविज़न लाया गया 2003 में, जिसके तहत 15% स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है। तो वो जो आपको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए बताया, वही सेम प्रोविजंस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी लागू होता है फ्रेंड्स। जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है 97th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड एज टू बी द अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स 91st नहीं, ये 97th नहीं, सॉरी 97th नहीं, 91st ही है, जो उसमें स्टेट वाले में आपने पढ़ा था कि मिनिमम नंबर 12 होने चाहिए और 15% स्ट्रेंथ से अधिक नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज। तो फ्रेंड्स उसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि अगर कोई मतलब किसी भी हाउस का मेंबर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो फिर मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मीन्स ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। तो आपका तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है, सिर्फ इसमें 97th की वजह से ये गलत हो गया फ्रेंड्स, ये 91st हो जाएगा यहाँ पे 91st। तो आपका आंसर सिर्फ ओनली 1 करेक्ट हुआ, करेक्ट पूछा है क्योंकि, तो आंसर बन गया ओनली 1, ए ऑप्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, और बाकी कंसिस्ट ऑफ लिखा हुआ है बाकी, और इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं ये आपको पता है, तो आप देख लीजिए। फ्रेंड्स थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 में क्रिएट किया गया था फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, वो कॉन्फ्रेंस किस पे बेस्ड था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बेस्ड एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1961 में, और उसी कॉन्फ्रेंस का ये रिजल्ट था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल फ्रेंड्स। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यानी मेन एम है टू प्रमोट द फिलॉसफी ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल। और फ्रेंड्स इसका जो चेयरमैन होता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, वो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं इसमें यूनियन मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आपके तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो आंसर बन जाता है 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स ये 3 अर्बन लोकल बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा इसमें से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो आपका कैंटोनमेंट बोर्ड है और पोर्ट ट्रस्ट है, ये दोनों पार्लियामेंट के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है फ्रेंड्स, ये। और ये जो टाउन एरिया कमेटी है दैट इज़ ओनली
क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आपका आंसर बन जाता है 2 ओनली, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पासिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस मे लीड टू द सेंश्योरिंग ऑफ अ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स इनमें नीचे दिए गए 3 मोशन हैं, उन तीनों मोशन में से कौन सा मोशन पास हो जाने पर मिनिस्टर को सेंश्योर होना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आपको जो प्रिविलेज मोशन है, दूसरा स्टेटमेंट में सेंश्योर मोशन है और तीसरा में कॉलिंग अटेंशन मोशन है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रिविलेज मोशन है और सेंश्योर मोशन है फ्रेंड्स, इन दोनों मोशन के पास हो जाने पर अ मिनिस्टर लीड टू सेंश्योर फ्रेंड्स। अगर कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है होता है वो एक पार्लियामेंट में मिनिस्टर का जो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर होता है, जो भी मैटर होता है अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का, उस पर ध्यान खींचने के लिए, यानी उस पर अटेंशन मिनिस्टर का अपने तरफ खींचने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो आपका इसका आंसर बन गया 1 और 2, ए ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/3 मेंबर होता है दैट इज इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज। एंड दूसरा स्टेटमेंट है 1/6 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। तो फ्रेंड्स ये 1/6 नहीं है, जो 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट ग्रेजुएट्स हैं उसके द्वारा 1/12 इलेक्ट किया जाता है। और फ्रेंड्स जो तीसरा स्टेटमेंट है 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकसभा का कोई रोल ही नहीं है। इस जो 1/3 मेंबर इलेक्ट करते हैं वो एमएलए करते हैं फ्रेंड्स, और वो भी उन लोगों में से जो लोग असेंबली के मेंबर नहीं हैं, उनमें से किसी को एमएलए 1/3 सीट चुनते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो ये तीनों हो गया फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और जो जैसे आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट, इन द सेम मैनर 1/12 आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। तो फ्रेंड्स आपके ये 3 जो मैंने डिस्कस किया अभी, ये एक जो अभी मैंने आपको अलग से बताया वो चारों मिला के 5/6 होता है। 5/6, तो जो आपका 5/6 मेंबर्स है वो ऐसे ही इलेक्ट किया जाता है, और जो बचा 1/6 फ्रेंड्स दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर्स। तो आपका ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, Who among the following is are empowered to establish a tribunal for the adjudication of election disputes? तो फ्रेंड्स नीचे 3 बॉडीज़ आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन कौन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने के लिए फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स एम्पावर्ड हैं। तो सबसे पहले आंसर जान लीजिए। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड to establish a tribunal for the adjudication of election disputes friends। ये आपको 42nd अमेंडमेंट के तहत ये प्रोविज़न लाया गया था फ्रेंड्स। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा संविधान में एक पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 14A फ्रेंड्स, जो ट्रिब्यूनल से डील करता है। और उसमें 2 आर्टिकल हैं फ्रेंड्स, मतलब 14A जो पार्ट ऐड किया गया उसमें 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 323A एंड 323B। तो फ्रेंड्स जो 323B है
वही एम्पावर करता है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर को टू इस्टेब्लिश अ ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स फ्रेंड्स। तो वो जो एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर है दैट इज़ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 1 and 3, दैट इज़ मैंशनड इन ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ़ द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया वाज चेंज्ड फ्रॉम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी FPTP सिस्टम टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ द सेम। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ अभी इलेक्शन सिस्टम फॉलो किया जाता है दैट इज़ FPTP यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बोल रहा है कि अगर उसको हटा के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करना शुरू कर दें तो उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो एक एक करके ऑप्शन स्क्रूटनाइज करेंगे हम लोग फ्रेंड्स। पहले आप जान लीजिए FPPS और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा, ताकि आप स्टेटमेंट को देख करके स्क्रूटनाइज कर पाएँ अपने आप को कि हाँ क्या सही क्या गलत, यानी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर FPTP के जगह PR को लाया जाए। तो फ्रेंड्स जो FPTP है उसमें क्या होता है, एक कंट्री को स्मॉल स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको या तो कंस्टिट्यूंसी कह लीजिए या स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को ही एक कंस्टिट्यूंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। बल्कि इसमें क्या है कि पूरा कंट्री को भी एक ही कंस्टिट्यूंसी घोषित कर दिया जा सकता है फ्रेंड्स। और दूसरा आप ये बात जान लीजिए कि FPTP में क्या होता है कि हर एक कंस्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, लेकिन जो PR है उसमें चूँकि वोट शेयर के हिसाब से कैंडिडेट चुना जाता है, तो उसमें क्या है कि एक कंस्टिट्यूंसी से कईयों रिप्रेजेंटेटिव चुना जा सकता है। और FPTP में कैंडिडेट्स जो है वो जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं फ्रेंड्स। जो PR है उसमें पार्टी के लिए वोट करते हैं, और फिर बाद में जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट शेयर मिलता है उस पार्टी से उतना रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी बात, इस पहले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो PR है और FPTP में यही डिफरेंस है कि FPTP हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं ताकि मेजॉरिटी पार्टी रूल हो सके, क्योंकि PR में ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स मेजॉरिटी पार्टी रूल, क्योंकि हर एक पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे चुन करके अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज शेयर ऑफ द वोट्स। तो फ्रेंड्स उसमें दिक्कत आ सकती है, कोई भी एक्ट पास करने में बहुत झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए FPTP हम लोगों ने अडॉप्ट किया फ्रेंड्स। उसके बाद जो एक और चीज़ जान लीजिए FPTP में क्या होता है, जैसे कोई कैंडिडेट्स को अगर मेजॉरिटी शेयर ऑफ वोट नहीं भी है फिर भी वो विजेता हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंस्टिट्यूंसी है और उसमें 100 वोटर्स हैं। कितने वोटर्स हैं? 100 वोटर्स हैं। और 100 वोटर्स हैं और 5 कैंडिडेट उसमें इलेक्शन लड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है और 100 वोटर हैं, और मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट्स को 15-15 वोट मिले, तो फ्रेंड्स अगर दो कैंडिडेट को 15-15 वोट मिले तो ये हो गया आपका 30, और बाकी दो कैंडिडेट को 20-20 वोट मिले तो फ्रेंड्स आपके हो गए ये 40, तो 30-40 कितने हुए? 70, और एक कैंडिडेट बचा है आपके पास और वोट और बचे हैं 70, यानी एक कैंडिडेट को अगर 30 वोट मिल रहा है तो आप देख लीजिए इन पांचों में सबसे ज़्यादा किसको मिला? पांचवें को, जिसको 30 वोट मिला। तो ही विल बी योर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल बी द विनर फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूंसी। बट आप इसको थोड़ा सोचिए फ्रेंड्स कि उस कंस्टिट्यूंसी में 100 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों ने उसको वोट किया फ्रेंड्स, दैट्स नॉट मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी में कम से कम 51 लोगों का वोट उसको पड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ 30 वोट उसको मिला और वे वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, जीत जाते हैं फ्रेंड्स। जबकि आप ये देखिए कि 100 लोगों में से 70 लोगों ने उस कैंडिडेट को नकार दिया, फिर भी वो उन 70 के भी रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये FPTP का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का जो ए स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज विल विन सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स दे गेट।
तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीआर में अभी मैंने बताया आपको वोट शेयर परसेंटेज के हिसाब से उनका कैंडिडेट होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है वेरियस सेक्शंस इन द सोसाइटी विल गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पीआर में, क्योंकि जब शेयर सही बनता है, और जो आपको पता ही है यहाँ पर तो सेक्शन वाइज वोट होते हैं भैया, कि जिस सोसाइटी से कोई कैंडिडेट है उस सोसाइटी के पूरे लोग उसी कैंडिडेट को वोट देंगे, तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन है, देयर मे बी मोर नंबर ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी सही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए उनमें से ये भी आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही हो गए। तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटर स्टेट काउंसिल। तो फ्रेंड्स इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आइए एक एक करके स्क्रूटनाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज द इंटर स्टेट काउंसिल इज रिकमेंडेटरी बॉडी and hence its decision on is not binding on all the parties। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट हो गया। जो इंटर स्टेट काउंसिल है आर्टिकल 263 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स। द काउंसिल मस्ट मीट एट लीस्ट थ्राइस अ ईयर, नॉट ट्वाइस। तो फ्रेंड्स ये ट्वाइस की वजह से आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट है, देयर इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन। तो फ्रेंड्स इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर होता है, नॉट प्राइम मिनिस्टर, MHA। तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। और आपसे पूछा था करेक्ट, तो आंसर बन जाएगा नन, यानी कि डी। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सफिशिएंट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है उसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिलने के लिए फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है। नीचे 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को एज अगर नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन या स्टेटस लेना है तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो आपको नीचे 3 दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से सही क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। तो पहला स्टेटमेंट है, इट सिक्योर्स 6% of the valid votes polled in any 4 or more states and 4 seats in the लोक सभा जनरल इलेक्शन। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा जनरल इलेक्शन में अगर या तो 6% वैलिड वोट्स काट ले या फिर 4 जो लोकसभा का सीट है वो जीत ले किसी भी 4 स्टेट में, तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इट विंस 2% ऑफ द सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स इन द लोकसभा जनरल। दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर लोकसभा जनरल इलेक्शन में कम से कम 3 सीट उसको कम से कम 3 स्टेट में उसको 2% सीट जीतना होता है, तो उसके बाद उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स दूसरा स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वो है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 2 स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। ये नेशनल पार्टी का स्टेटस लेने के लिए आपको किसी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का स्टेटस लेना होता है। तो इसमें 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो गया, 4 स्टेट्स हो जाएगा। तो आपका आंसर बन गया 1 और 2, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, लेकिन स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन के लिए भी कुछ कंडीशन होगा, कुछ क्राइटेरिया होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए भी 5 क्राइटेरिया है
जैसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको विधानसभा इलेक्शन में या तो आप 6% वैलिड वोट्स का काट लीजिए और 2 सीट एमएलए का जीत लीजिए। ये हो गया पहला कंडीशन कि आपको 2 सीट जीतना पड़ेगा और 6% वोट काटना पड़ेगा विधानसभा इलेक्शन में। और जो दूसरा कंडीशन है फ्रेंड्स कि लोकसभा इलेक्शन में आप 6% वोट काट लीजिए और 1 सीट जीत लीजिए। 1 सीट अगर आप जीत लेते हैं और 6% वोट काट लेते हैं लोकसभा इलेक्शन में तो भी आपको स्टेट पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा। और तीसरा कंडीशन है कि एमएलए के इलेक्शन में आप 3% सीट हासिल कर लीजिए। जैसे मान के चलिए राजस्थान विधानसभा इलेक्शन हो रहा है, कोई भी पार्टी है, कोई भी नई पार्टी आई, उनको अगर स्टेट पार्टी का स्टेटस लेना है तो उसको 6 सीट कम से कम जीतना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे 200 सीट हैं फ्रेंड्स, 200 एमएलए के सीट हैं, उसमें से 3% आपको चाहिए तो आपको 6 सीट जीतना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा कंडीशन है, इफ़ इट विन्स 1 सीट इन द लोकसभा फॉर एवरी, यानी कि हर एक 25 सीट पर से लोकसभा इलेक्शन में हर एक 25 सीट पर से एक लोकसभा का सीट अगर आप जीत लेते हैं देन ऑल्सो यू कैन क्वालिफाई फॉर द स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कंडीशन है यानी पाँचवा कि इफ़ इट सिक्योर्स 8% वैलिड वोट्स पोल्ड इन अ स्टेट, तो फ्रेंड्स अगर किसी भी स्टेट में आप 8% वैलिड वोट्स काट लेते हैं इन लोकसभा इलेक्शन या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन देन ऑल्सो यू विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी। तो ये पाँचों आपके स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन के लिए ये 5 कंडीशन, ये 5 क्राइटेरिया थे फ्रेंड्स। इसमें से कोई भी आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 है, विद रिस्पेक्ट टू द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राज्यसभा के मेंबर्स के टर्म के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, यानी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो फ्रेंड्स यही इनकरेक्ट हो गया आपका, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इट इज़ फिक्स्ड बाय द पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है दोस्तों 1951 का, उसमें राज्यसभा के मेंबर का टर्म जो है फिक्स किया गया फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट आंसर हो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। जो 1/3 मेंबर है वो हर एक दूसरे ईयर रिटायर करते हैं एंड द फ्रेश इलेक्शन is to be conducted for the election of the vacant seat every 3rd year फ्रेंड्स। क्योंकि हर एक दूसरे साल क्या हो जाएगा 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे तो उसका जो सीट वैकेंट होगा उसके लिए फ्रेश इलेक्शन के द्वारा उस सीट को फिल किया जाता है, एक तो इलेक्शन के द्वारा और प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के द्वारा फ्रेंड्स। तो आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, नॉट करेक्ट तो यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो पहला ही है, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 ओनली ए ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है 11th शेड्यूल इज़ रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 11th शेड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स दिया गया है फ्रेंड्स। 29 फंक्शनल आइटम्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन 29 में से आपको नीचे दिए गए हैं, पूछा गया है कौन कौन से, उसी 29 में से हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, तीसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, चौथा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस सिस्टम, और पांचवा है मैरिज एंड डिवोर्स। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ऊपर के चारों 1, 2 एंड 3 एंड 4 यानी एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल और पीडीएस सिस्टम, ये चारों ही आपको 11th शेड्यूल में उस 29 आइटम में मेंशन किया गया है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2, 3, 4, और जो 5 है मैरिज एंड डिवोर्स, तो फ्रेंड्स वो आपके कंकरेंट लिस्ट में है, 3rd लिस्ट
जो थर्ड लिस्ट होता है, लिस्ट 3 7th शेड्यूल में मेंशन है फ्रेंड्स। ये जो 7th शेड्यूल में आपके 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, तो उसमें मैरिज एंड डिवोर्स को कनकरेंट लिस्ट में रखा गया है दोस्तों। तो आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू घड़ियाल्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करंट से उठाया गया है बिकॉज रिसेंटली 40 घड़ियाल्स वे रिलीज्ड बाय द बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन यूपी इनटू द घाघरा रिवर। तो फ्रेंड्स जो बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन है उत्तर प्रदेश में, उसके द्वारा 40 घड़ियाल को घाघरा नदी में छोड़ा गया फ्रेंड्स, एंड दैट्स वाई दिस वाज न्यूज़। और वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। आपको घड़ियाल के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है दोनों में से। पहला स्टेटमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट है, दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द स्पीसीज। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो घड़ियाल है उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में रखा गया है IUCN के द्वारा, IUCN रेड डाटा लिस्ट में ये। और फ्रेंड्स ये जो WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके शेड्यूल 1 में भी लिस्टेड है फ्रेंड्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। एक और ले लीजिए कि जो अपने यहाँ कंजर्वेशन का, घड़ियाल का कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी वर्क है, उसमें जो हमारे यहाँ उसका जो देखभाल करता है कंजर्वेशन से रिलेटेड वर्क्स का, वो TSA करता है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन इंडिया घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट कैन बी फाउंड ओनली इन द चंबल। तो फ्रेंड ये ओनली इन द चंबल रिवर है, तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सिर्फ चंबल में नहीं, सोन नदी में भी मिलता है फ्रेंड्स, महानदी में भी मिलता है फ्रेंड्स। बहुत सारे गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं जहाँ पर घड़ियाल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा 1 ओनली ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल्स नीड द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन इनटू द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स नीचे दिए गए हैं आपको 3 बिल्स। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। तो फ्रेंड्स जैसे पहला है आपका मनी बिल, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और तीसरा है अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो पहला है मनी बिल प्रेसिडेंट के बिना प्रायर रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है, तभी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। और फ्रेंड्स मनी बिल जो है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, दैट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन रख लीजिए। ये आर्टिकल 110 में मेंशन है। एक चीज़ और जान लीजिए कि मनी बिल को जो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये मनी बिल है, वो स्पीकर देता है फ्रेंड्स, लोकसभा स्पीकर। और उसके बाद जो दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसमें तो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन का कोई बात ही नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा है अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो फ्रेंड्स ये आपके आर्टिकल 3 के तहत अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट जो होता है, या फिर आर्टिकल 3 में आपको अल्टर द नेम है, बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट है, या कोई भी नया स्टेट फॉर्म करना है या सेपरेट करना है, दैट ऑल आर अंडर द आर्टिकल 3। और फ्रेंड्स इसमें भी आपका प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लेना होता है। बिना प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के आप इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपका आंसर हो गया 1 और 3। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें आपको प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर बन गया 1 और 3 आपका ऑप्शन सी में मेंशन्ड है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओपन स्काईज ट्रीटी।
तो फ्रेंड आपको ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है फ्रेंड्स। ये भी न्यूज़ से उठाया गया क्वेश्चन है। 2020 में जब ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट था तो उन्होंने कहा कि भैया रसिया बार बार वायलेट कर रहा है ओपन स्काई ट्रीटी को, इसलिए हम इससे बाहर निकलते हैं, और वो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकल गए फ्रेंड्स, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन आया है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ओनली मेंबर्स ऑफ द नाटो अलायंस कैन ज्वाइन द ट्रीटी। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, सिर्फ नाटो अलायंस मेंबर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इसको बाकी लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स, अंडर द ट्रीटी मतलब OST ओपन स्काईज ट्रीटी, अ मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन विद द लेटर्स कंसेंट। तो फ्रेंड जो भी होस्ट नेशन है उसके कंसेंट से आप उसके स्टेट में स्पाई करवा सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओपन स्काई ट्रीटीज जो है उसका यही एम था, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। पहला तो आपका इनकरेक्ट हो गया फ्रेंड्स, तो इसलिए आंसर बन जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन बी। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS। तो फ्रेंड्स DTIS के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन बाय ब्रिजिंग गैप्स इन डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि टू प्रोमोट इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि जो भी डिफेंस का प्रोडक्शन होगा वो हमारे ही यहाँ होगा, उसमें किसी और कंट्री का कोई रोल नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिलेगा फ्रेंड्स, तो इसलिए ये DTIS स्कीम लाया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, द स्कीम इज़ लिमिटेड टू सेटिंग अप DTIS इन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ओनली, DICs ओनली। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है DICs based in Tamil Nadu and UP, friends, that may be given preference, but that doesn't mean that this scheme is limited to DICs only. तो फ्रेंड्स ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, दैट स्कीम इज़ नॉट लिमिटेड टू DICs ओनली। तो आपका करेक्ट पूछा है तो आंसर बन जाएगा 1 ओनली, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर 53 है, विद रिस्पेक्ट टू द एपेलेट जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फ्रेंड जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का टू ग्रांट द स्पेशल लीव, उसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो फ्रेंड्स ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए फ्रेंड्स। आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 136 है फ्रेंड्स, वो सुप्रीम कोर्ट को ऑथराइज करता है कि आप अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से स्पेशल लीव किसी भी अपील को, फ्रेंड्स चाहे वो कोई भी जजमेंट हो, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, किसी भी कोर्ट के द्वारा पास किया गया हो, उस पर आप स्पेशल लीव ग्रांट कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया गया है और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलता है आर्टिकल 136 के द्वारा फ्रेंड्स। तो एनी मैटर्स दैट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर, रेवेन्यू, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो फ्रेंड्स ये ओनली सिविल एंड क्रिमिनल नहीं है, एनी मैटर्स। तो आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा है, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन के हिसाब से है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, तो आंसर बन जाएगा 2 ओनली। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे
करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट, लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट फ्रेंड्स, नॉट कंकरेंट लिस्ट। इसके वजह से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया फ्रेंड्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेट लिस्ट। और जो दूसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है फ्रेंड्स। जो पार्ट 9 का जो भी प्रोविजंस है फ्रेंड्स, दैट ऑल्सो अप्लाइज टू द यूनियन टेरिटरीज। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आपसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका आंसर बन जाता है डी, नाइदर 1 नॉर 2। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एप्रोप्रिएशन बिल। तो फ्रेंड्स आपको एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हमारे संविधान में आर्टिकल 114 में ये बात लिखी गई है कि जब तक एप्रोप्रिएशन बिल इनेक्ट नहीं होता है तब तक आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द इनेक्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 में ये बात लिखी गई है। उसका दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। तो आपके दोनों ही आंसर बन जाते हैं फ्रेंड्स, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इसमें इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो ये है कि जैसे एप्रोप्रिएशन बिल है ना, हाँ, अब बोट ऑन अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बोट ऑन अकाउंट क्या होता है। जैसे क्या होता है कई बार फ्रेंड्स कि आपको पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलती है। और फ्रेंड्स जैसे कोई ऐसा ज़रूरत पड़ गई जिसमें आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से पैसे निकालने हैं, यानी कोई एक्सपेंडिचर जो है वो उसका ज़रूरत पड़ गया जो आपको निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन और वो ज़रूरत आपको महसूस हुई जा कर के जनवरी फरवरी में, तो आप क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल लाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो टाइम ले लेता है पास होने में फ्रेंड्स। जैसे अब वो नहीं पास हो पाया और वो मार्च तक नहीं पास होया, लग रहा है कि वो अब अप्रैल में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स से जो और वो जो एक्सपेंडिचर था वो इसी फाइनेंशियल ईयर का था, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि कुछ एडवांस ग्रांट कर देते हैं। एडवांस ग्रांट करने का पावर जो है वो दिया गया है पार्लियामेंट को फ्रेंड्स, और वो दिया गया है आर्टिकल 116 के तहत। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जो आर्टिकल 16 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि आप उस केस में जब एप्रोप्रिएशन बिल पास होने में लेट लग रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कुछ एडवांस ग्रांट पेमेंट कर सकते हैं। वो आर्टिकल 116 में दिया गया है, उसी को हम लोग वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज आर एंजॉयड बाय द नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो फ्रेंड्स अभी पिछले अभी से ये पता नहीं शायद 8-10 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल के स्टेटस कैसे मिलता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और स्टेट स्टेटस भी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। एंड यू ऑल नो that once a political party got recognition as a state political party, friends, they can enjoy many privileges. नेशनल पार्टी का स्टेटस लेने के बाद कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी नेशनल पार्टी का स्टेटस जिनको भी मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा फ्रेंड्स। तो उसी के बारे में आपसे बात की गई है कि नीचे दिए गए 3 में से कौन कौन से वो बेनिफिट्स हैं जो
नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है फ्रेंड्स? तो पहला स्टेटमेंट है दे आर गिवन फ्री इलेक्टोरल रोल्स बाय द इलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट पार्टी कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन द पोल्स अक्रॉस इंडिया। फ्रेंड्स ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है दे गेट लैंड और बिल्डिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेट अप देयर पार्टी ऑफिस। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो भी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनको गवर्नमेंट की तरफ से लैंड या बिल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना ऑफिस सेटअप कर सके। उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं, जैसे जो भी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होता है फ्रेंड्स उसको अप टू 40 स्टार कैंपेनर्स जो है अलाउड होता है इलेक्शन में, और बाकी अदर पार्टीज़ को ओनली 20। और फ्रेंड्स स्टार कैंपेनर ये होता है कि उनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे ट्रैवल एक्सपेंस हो गया या फिर कई भी अदर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं स्टार कैंपेनर्स के, तो उनको इलेक्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो वो जो है आपको बाकी अदर पार्टीज़ को सिर्फ 20 तक अलाउड होता है, लेकिन जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होता है उनको 40 स्टार कैंपेनर तक अलाउड होता है। फ्रेंड्स ये चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन नंबर 56 में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 57 है विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है इट प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान by consolidating the plans prepared by panchayats and municipalities in the district and forwards it to the state government। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होता है उनका काम ही यही होता है कि आप डेवलपमेंट प्लान ड्राफ्ट करें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, और फिर उसका जो चेयरमैन होता है ही विल फॉरवर्ड दैट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्रेंड ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। उसका जो स्टेटमेंट 2 है वो है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर टू बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्फ। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है बिकॉज नॉट 2/3 ऑफ द मेंबर्स, दैट इज़ 4/5 ऑफ द मेंबर्स। तो फ्रेंड्स 4/5 4/5 of the members of the district planning committee are to be elected by the elected members of the district panchayat and municipalities and rest 1/5 are nominated। ओके फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट पूछा गया है तो आंसर क्या बन जाएगा? ओनली 1। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट अंडर पेसा एक्ट। तो फ्रेंड्स पेसा एक्ट का फुल फॉर्म हुआ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। फ्रेंड्स पेसा एक्ट 1996, इसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है द रिजर्वेशन ऑफ फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत कैन नॉट बी लेस दैन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सीट्स। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन है वो आधा से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स ऑल द सीट्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल्स हैव टू बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दैट ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स इन्हीं प्रोविज़न को लाने के लिए पेसा एक्ट लाया ही गया था। तो फ्रेंड्स आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आंसर बन जाएगा आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स जो कलेक्टिव प्रिविलेजेस है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड ऑल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। तो फ्रेंड्स ये एक कलेक्टिव प्रिविलेजेस है दैट इज़ एंजॉयड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट हो जाता है कि पार्लियामेंट को कोई भी रिपोर्ट अपना डिबेट या प्रोसीडिंग्स जो भी है पार्लियामेंट्स का उसको पब्लिश करने का पूरा अधिकार है और किसी अदर को
सेम चीज़ पब्लिश करने से रोकने का भी पूरा अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये एक प्रिविलेज हुआ दैट इज एंजॉयड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो फ्रेंड्स जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है उसके लिए वो किसी को भी पनिशमेंट दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये भी इवन आउटसाइडर्स कैन बी पनिश्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जो तीसरा स्टेटमेंट है पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रीजमेंट एंड रिलीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 है विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोक सभा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, आपको फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि आप कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज। और फ्रेंड्स हमारा पार्लियामेंट ने ये किया भी है। हमारा पार्लियामेंट 1965 में एक यूटी एक्ट लाया था फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरीज एक्ट, जिसके तहत जो हाउस ऑफ पीपल में यानी कि लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज से भी डायरेक्ट इलेक्शन करवा के मेंबर चुना जाता है। तो आंसर आपका क्या बन गया, सी ऑप्शन, यानी कि ये प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसी के तहत यूटी एक्ट 1965 पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, जिसके थ्रू अब यूनियन टेरिटरीज से भी लोकसभा में मेंबर डायरेक्ट चुन करके आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, an autonomous intergovernmental organization that provides critical analysis and insights on the trends in energy demand and supply in established in the framework of। तो फ्रेंड्स आपको ये बता दूं, जो IEA है, तो क्वेश्चन में ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है दैट्स एन ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट प्रोवाइड्स क्रिटिकल एनालिसिस एंड इनसाइट्स ऑन द ट्रेंड्स इन एनर्जी, यानी एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई का ट्रेंड्स और उसका एनालिसिस वो जारी करता है IEA। तो बोल रहा है कि दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ। तो फ्रेंड्स दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट इन 1974, 1974 में OECD के फ्रेमवर्क के द्वारा IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको पेरिस में इस्टेब्लिश है और इंडिया इज़ एन एसोसिएटेड मेंबर सिंस 2017। फ्रेंड्स इंडिया भी 2017 से इसका एसोसिएट मेंबर है। तो फ्रेंड्स आपका पूछा गया था कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किसके फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स ये OECD आपका आंसर ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूटी ऑफ दिल्ली, यानी कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट है द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड दूसरा स्टेटमेंट है द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। जो पहला स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो फ्रेंड्स अनलाइक द अदर स्टेट्स वेयर द चीफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द governor of the respective states, in Delhi the chief minister is appointed by the president of India, not by the lieutenant governor। तो दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट, एंड रेस्ट ऑल द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड also appointed by the president on the advice of chief minister, and friends all the minister hold the office during the pleasure of president, not
द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपको ये भी गलत हो गया यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह आप प्रेसिडेंट लिख लीजिए। तो ये हो गया। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? आंसर डी बन जाएगा फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव। और फ्रेंड्स अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताया था कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में लाया गया था, दैट प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू द दिल्ली एंड रीडिजाइनेटेड इट, यानी कि दिल्ली को नेशनल इन सिटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में रीडिज़ाइन किया गया। और आपको मैंने बताया था कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे संविधान में 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे, दैट इज़ 239AA एंड 239AB। और फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बता दिया था उसी क्वेश्चन में कि 239AA के द्वारा यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और उसके लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया गया, क्रिएट किया गया, और 239AB के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्रिएट किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 62 के पूरे डिटेल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है, विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा and that must be passed by an absolute majority and agreed to it by the लोक सभा। फ्रेंड्स यानी कि राज्यसभा अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दे बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। मैंने अभी आपको तुरंत बताया दैट्स मस्ट बी पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी फ्रेंड्स। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेंशनड एनी ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेंशनड एनी ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रेंड्स। तो आपका पहला और दूसरा तो इनकरेक्ट हो गया, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और आपसे करेक्ट ही पूछा है, तो आंसर बन जाएगा ओनली 3, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन इंडिया नन ऑफ द अबव और नोटा ऑप्शन ऑन द बैलेट पेपर और ईवीएम रेफर्स टू। तो फ्रेंड्स नोटा ऑप्शन का क्या मतलब है, आपसे यही पूछा है। तो फ्रेंड्स नोटा ऑप्शन का मतलब है कि आपको एक अधिकार ये भी है कि आपको किसी भी कैंडिडेट को वोट ना दें, जो कि आपके बी ऑप्शन में मेंशन्ड है, द राइट टू नॉट वोट फॉर एनी कैंडिडेट सेक्रेटली। तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down that a person to be elected to it must be an elector for an assembly constituency in the concerned states। तो फ्रेंड्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, means this provision was not laid down by the constitution, this provision is laid down in the people's representation act of 1951। फ्रेंड्स ये जो PRA है, PRA 1951 में मेंशन्ड है फ्रेंड्स, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। जो दूसरा स्टेटमेंट है, द काउंसिल मस्ट रिटर्न अ मनी बिल इन 14 डेज। तो फ्रेंड्स इन द सेम वे व्हाट वाज देयर इन द राज्यसभा कि मनी बिल लोकसभा से पास हुआ और 14 दिन के अंदर उनको रिटर्न करना होता है, नहीं तो उसको पास समझा जाता है। तो इन द सेम वे हेयर ऑल्सो इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फ्रेंड्स ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाता है दूसरा। और तीसरा स्टेटमेंट है, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी
द चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स ये भी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर है वो भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है फ्रेंड्स। इन द सेम वे व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड एच.डी. देवगौड़ा। ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने लिए थे प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स, कि ये लोग राज्यसभा के मेंबर थे फिर भी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो उसी तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हैं। उद्धव ठाकरे जी एमएलए नहीं हैं, वो एमएलसी हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं और चीफ मिनिस्टर के पद पर भी वो मौजूद है फ्रेंड्स। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है आज, मतलब इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो आपका 66 से 100 तक बचा है वो आपके नेक्स्ट पार्ट में हम बना देंगे वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।